फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए मैं नया वीडियो जो बीए तृतीय सेमेस्टर के जो हिंदी साहित्य का सेकंड प्रश्न द्वितीय प्रश्न पत्र का जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास है, इसमें मैं आपको हिंदी का फर्स्ट वीडियो यानी कि फर्स्ट क्लास के साथ लेके आया हूँ। जिसमें आपका अधले उत्तरीय प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न होगा, जो आने वाले पेपर में सबसे महत्वपूर्ण होगा। और जो छात्र हैं वेट कर रहे थे कि सर हमें हिंदी का पेपर दो, तो आज मैं आपको ज़रूर सारी हिंदी की प्रोवाइड करवाता रहूँगा धीरे-धीरे। और पहले आप लोग सॉल्यूशन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ धीरे-धीरे आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग अपना सिलेबस तैयार करते रहिए। और बीए तृतीय सेमेस्टर के सभी सभी छात्र-छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, और उनके लिए मैं सबसे अच्छे और अलग वीडियो बना के आपके लिए क्लास लेके आता रहता हूँ। और फिर आपको इसमें मैंने थर्ड का भी आपको मैंने बताया, थर्ड पेपर का। अब मैं बीए तृतीय सेमेस्टर का सेकंड ईयर सेकंड क्लास का मैं दे रहा हूँ आपको। नहीं, द्वितीय प्रश्न पर सेकंड क्लास हो जाएगा आपका उसके बाद में। फिर ऐसे सारी चीज़ें मैं आपको एक तरीके से सॉल्यूशन कंप्लीट करा दूंगा। और जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे वो बहुत ही मैं आपको एक अलग तरीके से क्वेश्चन बनवा के दूंगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोग हमारे चैनल एके स्टडी नोट से आप लोग बने रहें, और लास्ट तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए लेके चलते हैं आपके क्लास की तरफ। एक तरफ क्लास की तरफ रुक करते हैं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन में आपका होगा प्रश्न एवं उत्तर, यानी उनके उत्तर। बहुत अच्छे क्वेश्चन। खंड आ होगा, अति उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें प्रश्न नंबर 1 आपका आएगा, हिंदी भाषा के नामकरण पर प्रकाश डालिए। हिंदी भाषा के नामकरण जो होता है, उस पर आपको एक छोटी सी टिप्पणी लिखना है, उस पर आपको एक प्रकाश डालना है। उस पर आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि जिसमें उसमें प्रभावित हो। तो पहला आपका होएगा, लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस भारतीय भाषा को हिंदी की संज्ञा प्रदान की गई है, उस भाषा को यह संज्ञायिक शब्द नहीं है। सर्वप्रथम फारसी लेखकों ने मुसलमानों को हिंदी कहना प्रारंभ किया है। इस प्रकार विदेशी मुसलमानों ने भारतीय मुसलमानों को हिंदी कहा, और आगे चलकर उनको भाषा का नाम भी हिंदी ही पड़ा। संक्षेप में, भाषा का के अर्थ में हिंदी यानी मुसलमानों की ही देन है। यह देन भी इतनी पुरानी है जितनी कि प्राचीन हिंदी के अस्तित्व की स्थापना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि हमें हिंदी का शब्द का प्रयोग किस तरीके से मिला और कैसे हमारे तरफ किया गया है, किस रुख में हमारे तरफ आया है, तो हिंदी हम कैसे बने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ऐसे लिखना था। तो दोस्तों, इस तरीके से वीडियो को आप लोग को कहानी की क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा कि भारतीय भाषा का यानी हिंदी भाषा का विकास किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा का विकास किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धीरेन्द्र वर्मा जी का कौन सा क्वेश्चन, क्या इनकी रचना क्या है, यानी हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास किसका है, धीरेन्द्र वर्मा की। अब आपका नेक्स्ट तीसरा आएगा, बैसवाड़ी किस बोली की उपबोली है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, बैसवाड़ी की किस बोली की उपबोली है, तो बैसवाड़ी कहाँ की है, ये आपकी अवधी की है। चौथा क्वेश्चन आपका है, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखें तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। आपका आंसर आता है भाषा। भाषा में क्या है, भाषा में है, भाषा मनुष्यों के मुखावयों में उच्चरित यादृच्छिक रूढ़ एवं सार्थक तथा व्यक्त बोधगम्य ध्वनि, प्रतीकों और अनुभूतियों की वह यह प्रणाली है जिसके द्वारा एक समाज के लोग अपने भावनाओं एवं परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे का सहयोग देते हैं। यही भाषा होती है। भाषा का मतलब, अगर जिससे हम आपकी बातें समझे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप हमारी बात समझ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, भाषा होता है। तो इस भाषा से आप हमारी भाषा को समझ रहे हैं, तभी आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो और तभी आप पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं बोली। बोली में क्या अंतर है, आइए बताएं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में, यानी कि भोलानाथ महाशय जी के शब्दों में कहा गया है कि बोली किसी भाषा के एक ऐसी समिति, यानी कि बोली किसी भाषा के एक ऐसे समिति क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन तथा अन्य शब्द समूहों तथा मुहावरों
आदि को दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों में भिन्न होता है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों में बोलने के लिए बोलने वाले उसे समझ ना सके। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों का उच्चारण, रूप, रचना, वाक्य, अर्थ, शब्द तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती। यानी कि जिसमें अगर अगर आपकी भाषा है तो उसमें आपका शब्द समूह ना हो और मुहावरे ना हो, वाक्य गठन ना हो, शब्द ना हो, तो इससे क्या होते हैं आपका आपको समझाने में थोड़ा क्लियर नहीं होगा। इसी को कहते हैं बोली। बोली किस तरीके से, कोई होता है गाँव की तरह बोलता है तो कोई शहर की तरह बोलता है। तो शहर वाला जो बोल करते बोली बोलता है उसमें अलग संज्ञा यानी अलग ध्वनि रूप और वाक्य गठन होता है, और गाँव वाले में थोड़ा अलग तरीके से लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से हर बोली और भाषा में इस प्रकार से आप लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 5वां नंबर, यानी कि है आपका भाषा के प्रमुख तत्वों अथवा अंग कौन-कौन से हैं? यानी कि बहुत अच्छा है, भाषा के जो प्रमुख तत्व और अंग हैं वो कौन-कौन से हैं? वो आपका है ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ। यानी कि ये आपकी ध्वनि के साथ यानी भाषा का जो प्रमुख तत्व है यही होते हैं। यानी कि पहला आपका ध्वनि होता है, रूप होता है, वाक्य और अर्थ। अब आपका छठा क्वेश्चन आता है, भाषा को की विशेषता बताइए। उत्तर में आपका आएगा भाषा की प्रमुख विशेषताएँ अग्रांकित है। नंबर 1 कौन-कौन से? पहला आपका आएगा भाषा एक सामाजिक तत्व है, यानी कि भाषा एक सामाजिक तत्व है। अगर भाषा है तो समाज है। दूसरा आपका आता है भाषा परिवर्तनशील है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर परिवर्तनशील की बात करें तो भाषा, अगर जिस तरीके से आप भाषाएँ बोलेंगे उस तरीके से आपको वहाँ पे अलग तरीके से समझाएगा। अगर आप भाषा हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में आपको हिंदी कहा जाएगा। अगर आप कन्नड़ बोलते हैं तो कन्नड़ में आएगा, गुजराती बोलेंगे तो गुजराती आएगा, बांग्ला बोलेंगे तो बांग्ला आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको भाषाएँ आपको परिवर्तनशील बनाती हैं। जो भी भाषाएँ आप सीख सकते हैं वैसे आप लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाषा लोक व्यवहार द्वारा अर्जित की जाती है, यानी कि भाषा जो है वो आपके लोक व्यवहार के द्वारा ही अर्जित की जाती है। अब आपका चौथा क्वेश्चन आता है भाषा का प्रवाह अविच्छित है, यानी कि भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपका भाषा का जो प्रवाह है वो क्या है? अविच्छिन्न है, यानी जो भाषाएं हैं वो अलग अलग तरीके से विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। अब सातवां क्वेश्चन आपका आता है कि भाषा का व्युत्पत्तिक अर्थ स्पष्ट किया। व्युत्पत्तिक अर्थ क्या है आइए आपको बताते हैं। आंसर आपका है भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निम्न है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी, यानी व्यक्त वाणी, भाष व्यक्तयाम वाच। इससे सुस्पष्ट है कि भाषा शब्द का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से उच्चारित वाणी के लिए होता है। तो इस तरीके से आपको व्युत्पत्तिक अर्थ समझ में आया होगा कि भाषा कहाँ से बना है। भाषा आपका जो भाषा है वो संस्कृत के शाब्दिक अर्थ से माना जाता है, और जो भाष का प्रयोग होता है वो किसके उचित वाणी के लिए होता है। कब? जब इसमें आपको संस्कृत में सुस्पष्ट रूप से आपको व्याकरणिक दृष्टि से अपनाया गया है। आठवां क्वेश्चन आपका था पश्चिमी हिंदी की बोलियों को नामोल्लेख कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर में आपका आएगा कि पश्चिमी हिंदी की अधोलिखित बोलियां हैं। नंबर 1 कौन कौन सा? जो पश्चिमी भाषा जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं वो पहला आपका आता है बांगरू, दूसरा आपका आता है खड़ी बोली, तीसरा आपका आता है कन्नौजी, चौथा आपका आता है ब्रजभाषा और पांचवा आपका आता है बुंदेली। तो इस तरीके से आप लोग पश्चिमी हिंदी की बोलियों के बारे में आप लोग समझने की प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9वां क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन में आपका है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी हैं स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी हैं स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको पूर्वी हिंदी के बारे में जानने आएंगे। आपको यहाँ पे पहले पश्चिमी हिंदी के बारे में बताया, उसके बाद में फिर आपको मैं पूर्वी हिंदी के बारे में बताऊंगा। तो इससे आपको थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा और पेपर में आसान भी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर दबा के लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे।
बात करेंगे 9वां क्वेश्चन की, उसमें आंसर होगा आपका हिंदी की पूर्वी बोलियां में अग्रांकित बोलियों का परिगणन होता है। नंबर 1 आपका आता है अवधी, नंबर 2 आता है बघेली, नंबर 3 छत्तीसगढ़ी। यानी कि पूर्वी में आपको 3 भाषाएं मिलेंगी। पहले तो आपको बघेली मिलेगी, दूसरा छत्तीसगढ़ी और आपका पहला आपका आ जाएगा अवधी। यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस तरीके से आपको पूर्वी हिंदी की बोलियां समझ में आया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सॉरी 10वें क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपका आता है कि भारोपीय भाषा परिवार में के कितने वर्ग में है, कि जो भारोपीय भाषा है वो परिवार के कितने वर्ग में है। तो आपको ये मिलेगा आंसर में 2 वर्ग में। कौन कौन से? एक तो आपको मिलेगा केतुम और दूसरा आपको मिलेगा सतम। यानी कि केतुम और सतम में आपको भारोपीय भाषा परिवार के वर्ग मिलेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां आता है कि हिंदी शब्द का व्युत्पत्ति अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई वो अपने अनुसार विचार, आपका विचार क्या है तो इसको स्पष्ट करना है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के मानदंड विवादास्पद और प्राचीन परंपरा के सनातनी हिंदुओं का विश्वास है कि हिंद शब्द हिंद धन द के संयोग से बना है। यानी कि हिंद और द मिलकर ये आपका बना है, जिससे हीन का तात्पर्य होता है हीनता और द का आशय होता है दलन करने वाला। यानी कि क्या होता है? हीनता, दलन करने वाला। नहीं, इस प्रकार हिंदी का अर्थ होता है हीनता का दलन करने वाला है। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के मतानुसार हिंदी का मूल अर्थ होता है कि हिंदी या भारतीय। यानी कि उनके अनुसार कहा गया है कि उनके मतानुसार हिंदी का या भारतीय, जब व्यापक रूप से हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू और उनके द्वारा व्यवस्थित भाषा को हिंदी का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग को हिंदी भाषा कंप्लीट रूप से जाननी पड़ेगी। और आपका आता है 12वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है आपके कि राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। यानी कि राजस्थानी जो हिंदी है वो किस तरीके से है, तो आपको थोड़ा जानना यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि तभी आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से कैसे होता है अलग अलग राज्यों का अलग अलग भाषाएं। पहला आपका आता है आंसर में आपका है राजस्थानी हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां अग्रांकित है। यानी कि अग्रांकित का मतलब होता है आगे अंकित है। पहला आपका है कि पश्चिमी राजस्थानी, यानी कि पश्चिमी राजस्थानी होते हैं वो मारवाड़ी होते हैं। जो मारवाड़ियाँ होते हैं वो ये भाषा बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा। दूसरा आपका आता है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, यानी कि उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में वो आपका मेवाती आता है। तीसरा आपका आता है मध्य पूर्वी राजस्थानी, यानी कि जयपुरी। चौथा आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, यानी कि क्या होता है मालवी। तो इस तरीके से आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन की तरफ करते हैं। हाँ, पाँचवा क्वेश्चन आपका पाँचवा आता है दक्षिणी राजधानी नीमड़ी। तो इस तरीके से 5 भाषाएं आप में अंकित हुई हैं। अब बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। मैथिली किस हिंदी की बोली है? इसकी मुख्यतः कौन कौन सी उपबोलियां हैं? जैसे उत्तर में आपका आएगा कि मैथिली बिहार हिंदी की बोली है, यानी कि मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है। इसकी मुख्यतः 6 उपबोलियाँ हैं। कौन कौन सी? उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली और छिका छिको तथा क्या होगा उनका जुलाहा बोली। तो इस तरीके से मैथिली जो होंगे वो भाषाएं बोलते हैं बिहार में। 14वां क्वेश्चन आपका आता है कि पूर्वी हिंदी में कौन से पूर्व कवि ने अपने एक महाकाव्य की रचना की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आंसर में आएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आता है। कौन कौन से? नंबर 1 अवधी, दूसरा आपका आता है बघेली, तीसरा आपका आता है छत्तीसगढ़ी। तो इस तरीके से आपको 3 भाषाएं आपको अंकित हैं, जो कि बघेली और छत्तीसगढ़ी में साहित्य का नितांत अभाव है, लेकिन अवधी रचना की दृष्टि से समृद्धि भाषा है। इसमें
आलोक कवि हुए जिन्होंने महाकाव्यों की संरचना किया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुब तथा मंझन आदि। तो इस तरीके से ये सारे मिलके आपको हिंदी पूर्वी हिंदी के बारे में स्पष्ट करना था। 15वां क्वेश्चन आपका है देवनागरी लिपि का प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला आपका आता है देवनागरी लिपि के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण। और फिर आपका आता है दूसरा, यानी एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग, यानी कि कोई ध्वनि ले लीजिए, उस पर आपको जैसे क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका ध्वनि हो गया, और जो आप लिखे ये आपका क्या हो गया, ये आपका चिन्ह हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देवनागरी लिखते हैं। और तीसरा आपका आता है दोस्तों कि मात्राओं का प्रयोग सुपाठ्य एवं नमनीय लिपि। तो इस तरीके से सुपाठ्य एवं नमनीय लिपि है। अब 16वां क्वेश्चन आपका आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 16वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट पेपर का। और मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, ऐसी बात नहीं है। तो जो बचे क्वेश्चन होंगे वो आपको कंप्लीट करवाऊँगा। तीसरा आपका 16वां क्वेश्चन होगा कि तत्सम शब्द किस शब्द को कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर में आपका आएगा कि तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? तत्, धन, सम। यानी कि तत् का अर्थ है उसके, और सम का अर्थ है समान, है उसके समान, अर्थात संस्कृत में प्रयुक्त रूप के समान। संस्कृत के संयुक्त ज और शब्द अवकृत रूप में ज्यों का त्यों रूपों में हिंदी प्रयुक्ता होता है, तब वह तत्सम कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका तत्सम शब्द के बारे में बताया गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर आप अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा, और हिंदी का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।